नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। हम इंटरनल एड डिस्कस कर रहे थे और हमने इंटरनल एड पार्ट 1 में डिस्कस किया था शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल। तो आज हम टेकअप करेंगे प्रेम्बल एज इंटरनल एड। और यदि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेम्बल है लीगल इंटरप्रिटेशन में, ये इंटरनल एड जो है यूज़ होता है स्टैच्यूट में, ट्रीटीज़ में और दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में। और बेसिकली ये हमें बताता है कि उस कानून का पर्पस क्या है, स्कोप क्या है और इंटेंट ऑफ द लॉ, यानी कि जब कानून बन रहा था तो उस समय जो कानून बनाने वालों के दिमाग में क्या चल रहा था। तो प्रियम्बल का जो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टैच्यूट। क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टैच्यूट का, जो कि हमें बताता है कि कानून का बनाने का कारण क्या था और उसका उद्देश्य क्या था। अब कोर्ट्स क्या करते हैं, जर्नली इसको यूज़ करते हैं इंटरप्रिटेटिव टूल की तरह से व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैच्यूट इज़ एम्बिगुअस और अनक्लियर, यानी कि जब समझ नहीं आ रहा कि कानून की भाषा से क्या मतलब निकल रहा है या एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, तो हम प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, उद्देशिका को देखते हैं। लिमिटेशन क्या है, मतलब कंप्लीटली रिलाई नहीं करते हैं प्रियम्बल को जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी भी कानून का, क्योंकि ये ऑपरेटिव पार्ट नहीं है क्या किसी भी कानून का, और इट कैन नॉट ओवरराइड द क्लियर एंड अनएम्बिगुअस प्रोविजंस ऑफ द लॉ। मतलब ये हुआ कि किसी भी कानून की प्रस्तावना या उद्देशिका, एक अगर हमारे पास क्लियर लॉ है, बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि कानून क्या कहना चाहता है, तो उस कानून का जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसका कोई वो ज़्यादा सा औचित्य नहीं रह जाता, विशेष रूप से जब हम व्याख्या करते हैं कानून की। और हम इसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर क्लियर प्रोविजन ऑफ लॉ है तो उससे विपरीत अर्थ नहीं निकाल सकते हैं प्रियम्बल को यूज़ करके। तो बेसिकली प्रियम्बल कब यूज़ होता है, जब कानून की जो भाषा है या जो वर्ड्स हैं वो अनक्लियर होते हैं। अब प्रियम्बल का की रोल क्या क्या है कानून की व्याख्या में, देखिए सबसे पहली बात तो ये हमें बताता है कि जब भी कानून बन रहा था उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, कारण क्या थे, और साथ साथ में ये कोर्ट्स को मदद करता है कानून के पीछे मंशा क्या थी जब वो बन रहा था, यानी कि लेजिस्लेटिव इंटेंट को क्लियर करता है। दूसरा, जब एम्बिग्विटी होती है तो कोर्ट्स को मदद करता है ये, जहाँ पे मल्टीपल खासकर इंटरप्रिटेशंस होती हैं, तो कोर्ट्स क्या करते हैं, प्रियम्बल को फिर रेफ़र करते हैं उस कानून का, उस वर्ड का मतलब समझने के लिए। यानी कि जब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं तो एम्बिग्विटी को दूर करता है प्रियम्बल। और तीसरा जो है कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड, देखिए विशेष रूप से हमें ये पता लगता है कि जब वो कानून बन रहा था तो उसका हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या था, और इस तरह से जो इंटरप्रिटेशन है वो अलाइन होती है उस कानून के पर्पस के साथ जब हम प्रियम्बल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए जो प्रियम्बल है ये बेसिकली क्या रहता है कि अगर जो कानून है वो बहुत ज़्यादा वाइड लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा है, तो हम विशेष रूप से जो उस कानून का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, तो हम जो ब्रॉड कानून को नैरो कर देते हैं प्रियम्बल की मदद से, यानी कि बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंट कर देते हैं कि बेसिकली इसका उद्देश्य क्या रहा है या क्या है। इसके अलावा देखिए कानून का जो प्रियम्बल है, और यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, संविधान के अंदर बहुत यूज़ करते हैं हम प्रियम्बल को, क्योंकि ये हमें जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताता है। विशेष रूप से देखिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रियम्बल बहुत यूज़ होता है, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत यूज़ होता है, और वैसे भी यूएस में और इंडिया में जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब केस लो डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए जो सबसे पहला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस रहने वाला है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है सुप्रीम कोर्ट का।
1461। और जब भी केस लो को याद करेंगे तो विद साइटेशन याद करेंगे। तो ये जो पार्ट है दोस्तों देखिए, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461, इसको साइटेशन कहते हैं। और हमेशा केस लो को विद साइटेशन याद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ यूज टू डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। Now, the Supreme Court in this case extensively discussed the preamble of the Constitution and its significance, interpreting constitutional provisions. Now, the key points regarding the use of the preamble in this case were, like preamble is part of the Constitution, number one, ये इस केस का पहला important part है। साथ साथ में this case led to the formulation of basic structure doctrine। इसी केस के अंदर हमारा जो basic structure principle है, doctrine है, laid down हुई थी। और इसमें इस केस में क्लियर हुआ था कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 बट इट कैन नॉट अल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। और तो दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भारतीय संविधान का, ये कभी जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को टेकअप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में तो उसमें ब्रॉडली डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पर यहाँ पर इतना समझ लें जैसे हमारे लिए डेमोक्रेसी है हमारा, और सेकुलरिज्म है, फेडरलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, तो ये सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। अब देखिए जो प्रियम्बल है वो गाइडिंग स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि बड़ा क्लियरली बता दिया कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसफी या कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि सोवरेनिटी है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब के बारे में बड़ा क्लियरली वहाँ पे बताता है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ पावर। और साथ साथ में ये समझने को मदद करता है कि इट डज नॉट इटसेल्फ ग्रांट सब्सटेंटिव पावर्स और ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस केशवानंद भारती केस इज़ वेरी मच important because it reinforced the preamble importance in constitutional interpretation, especially the amendments they should align with the fundamental ideals of the Indian Constitution. Case law 2 आप देखिए, Burakur Coal Company versus Union of India और AIA 1961 Supreme Court at page 954. अब Supreme Court was called upon to interpret section 4 clause 1 of the Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act 1957. Now this provision stated that if the central government believed that coal was likely to be obtained from any land, it could issue a notification expressing its intention to prospect for that coal in that area. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कानून था कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, इसके तहत जो है केंद्र सरकार जो है वो किसी भी लैंड में अगर कोयला निकल सकता है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके और वहाँ पे बता सकती है कि यहाँ से हम कोल निकालेंगे। अब इसका जो इस कानून का कोल बियरिंग एक्ट था जो 1957 का, इसका प्रीएम्बल क्या रीड करता है, क्या कहता है कि दिस इज़ एन एक्ट टू एस्टैब्लिश इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ग्रेटर पब्लिक कंट्रोल ओवर द कोल माइनिंग इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक कंट्रोल चाह रहे हैं जो केंद्र सरकार है इस कानून के माध्यम से, ताकि कोल माइनिंग को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अब साथ साथ में और इस यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ अनवर्क्ड लैंड नाउ कंटेनिंग और लाइकली टू कंटेन कोल डिपॉजिट्स और ऑफ राइट्स इन ओवर सच लैंड फॉर द extinguishment or modification of such rights acquiring by virtue of any agreement, lease, license or otherwise and for matters connected therewith। तो ये पूरा प्रीएम्बल है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस था और जो आर्गुमेंट थी वो ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 4 clause 1 acquisition of only virgin land could be begun in view of the use of the words unworked land in the preamble। तो अब देखिए दोस्तों इसमें की लीगल इशू क्या था कि प्राइमरी जो कंटेंशन थी वो ये थी कि वेदर द गवर्नमेंट्स पावर टू प्रोस्पेक्ट फॉर कोल अंडर सेक्शन 4 clause 1
is restricted only to unworked यानी कि virgin land or as suggested by the use of the word unworked land in the preamble of the act. Now rejecting this argument, it was held that help from the preamble could only be taken to distort the clear intention of the legislature if not found from the unambiguous language of the provision. Therefore, the provision empowers the government to issue notification showing its intention to prospect any land including the virgin land. यानी कि चाहे वो वर्जिन हो या अदरवाइज हो, किसी भी लैंड के लिए जो गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है नोटिफिकेशन इशू करने के लिए. अब केस लो 3 जो था दोस्तों, इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1957 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. द प्रीएम्बल ऑफ राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑर्डिनेंस 1957, ये राज प्रमुख जो है स्टेट के उनके द्वारा बनाया गया. और इसमें जो प्रीएम्बल था वो रीड क्या करता है, वेयर एज विद द व्यू टू पुटिंग ए चेक ऑन द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ लैंड होल्डर्स टू इजेक्ट और डिस्पोजेस टेनेंट्स फ्रॉम देयर holdings and the wiser national interest of increasing the production of food grains, it is expedient to make provisions for the protection of tenants in Rajasthan from ejectment or dispossessing from holding. So basically राजस्थान मान लीजिए उस समय 1957 में तो कोई भी किराएदार थे, उनको गलत तरीके से ना निकाला जाए इसके लिए कानून बनाया था. और इसमें जो प्रोडक्शन जो है वो फूड ग्रेन्स की वो बढ़ाने की बात हो रही थी यहाँ पे. अब देखिए अपीलेंट ने इसको चैलेंज किया ऑर्डिनेंस को 2 ग्राउंड्स पे. एक तो आर्बिट्रेरीनेस है क्लासिफिकेशन के अंदर, इसमें एक डेट रख दी सरकार ने कि जो ऑर्डिनेंस अप्लाइड ओनली टू लैंड होल्डर्स हु हैड टेनेंट्स ऑन अप्रैल 1, 1948 वाइल एग्जेम्प्टेड अदर्स. तो यानी कि अप्रैल 1, 1948 पे जिनके पास टेनेंट थे उन्हीं पे अप्लाई होता है और दूसरों पे नहीं होता है. अब ये एक्सेसिव डेलीगेशन है. दूसरा ग्राउंड था कि सेक्शन 15 इट ग्रांटेड एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू द गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन फ्रॉम द ऑर्डिनेंस ऑपरेशन. अब इसमें क्या हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया प्रीएम्बल ऑफ द ऑर्डिनेंस क्लियरली स्टेटेड इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कानून का, that is to curb the increasing tendency of landholders to evict tenants and ensure greater food grains production. यानी कि बड़ा क्लियरली बता दिया कि इस मेनेंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं. नाउ लेजिस्लेचर वाज competent to fix the date from which the law would apply and such classification did not violate Article 14. आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए और ये क्लासिफिकेशन वैलिड माना सुप्रीम कोर्ट ने. नाउ द गवर्नमेंट डिस्क्रिशन अंडर सेक्शन 15 वाज नॉट आर्बिट्रेरी एंड इट वाज नेसेसरी टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ. नाउ देयरफॉर द कोर्ट upheld the ordinance, emphasizing that reasonable classification and necessary administrative discretion do not amount to unconstitutional discrimination under Article 14. Now case law for A.C. शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1973 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. और इसमें फैक्ट्स क्या थे कि जो A.C. शर्मा जो अपेलेंट हैं, ही वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947. He challenged his conviction on the ground that after the establishment of the Delhi Special Establishment DSPE under the Delhi Special Police Establishment Act 1946, the anti-corruption department of the Delhi police no longer had the power to investigate bribery cases. यानी कि जब ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ गया और इसमें DSPE बन गए, उसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस का, उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने की, खासकर घूस के मामलों में, ब्राइबरी केसेस में कोई पावर नहीं है. नाउ हिज आर्गूमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रीएम्बल ऑफ 1946 एक्ट विच अकॉर्डिंग टू हिम सजेस्टेड दैट ओनली DSPE यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट had authority over such cases. Now Supreme Court said that Supreme Court rejected this contention of the appellant and held that a preamble cannot override the clear and unambiguous text of a statute. Section 3 of Delhi Special Police Establishment Act 1946
empowered DSPE to investigate such cases but did not remove the power of the anti-corruption branch of Delhi police. Now, this 1946 Act was merely permissive, meaning it allowed DSPE to investigate but did not exclude the jurisdiction of other competent authorities like Delhi police. यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट भी करेगा और साथ साथ में इनका जो एंटी करप्शन विंग है वो भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन. Now, key legal principle in this case is that a preamble of an act cannot restrict or override the clear provisions of the statute. And both DSPE and anti-corruption branch of the Delhi police had concurrent jurisdiction to investigate corruption cases. Case law 5th देखिए, Modern Industries versus Messrs Steel Authority of India Limited 2010 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. It deals with the interpretation of the interest on delayed payments to small scale and ancillary industrial undertakings Act 1993 and the scope of recovery under section 6 of the act. Now the Supreme Court observed that preamble of an act may not fully reflect the entire scope of the law. Number 1, यानी कि preamble से पूरे कानून के स्कोप का पता नहीं लगता. दूसरा, statutes provisions can go beyond the preamble if the legislative intent is clear. preamble में बहुत सारी बातें नहीं होंगी और वो कानून में हो सकती हैं. Now, interpretation of the words amount due under section 6 together with the amount of interest under section 6 clause 1 should not be interpreted narrowly. The word together in this context mean along with or as well as, implying that principal amount and interest may be recovered jointly or separately. अमाउंट ड्यू का मतलब यहाँ पे जो है अलग से नहीं है. इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अलग अलग भी लिए जा सकते हैं और ज्वाइंटली भी लिए जा सकते हैं. राइट टू रिकवरी अंडर सेक्शन 6 क्लोज 2. ए पार्टी कैन इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 6 क्लोज 2 रिकवर बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट and only the interest if the principal is already paid, either principal or interest, irrespective of whether the liability is admitted or disputed by the buyer. Now, legal significance of this case, this ruling is that this ruling clarifies that claims under the Act are not restricted to both principals and interest together. A party can claim only interest if the principal is already paid. This ruling reinforces that preamble does not limit statutory rights and court must interpret the provisions based on their clear meaning. Case law 6 देखिए, Messrs Gujarat Ambuja Exports Limited and another versus State of Uttarakhand and others, AIA 2016, Supreme Court at page 394. This case deals with constitutional validity and interpretation of statutory provisions, particularly in relation to Uttarakhand Agriculture Produce Marketing Development and Regulation Act 2011. Key rulings of the Supreme Court in this case, the Supreme Court observed, number 1, that the preamble cannot control the enacting part of a statute, and however, when read with other provisions, the preamble helps to clarify the legislative intent and can be used to determine the true meaning of enacting provisions. यानी कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये enacting part of statute को control नहीं कर सकता, but together with that provision it can help the court to understand the legislative intent, and the scheme of the act should be considered to decide whether a particular provision can be given effect without defeating the purpose of a statute. Now, the constitutionality of section 27 clause C part 3 as amended in 2012, this 2012 amendment to this particular provision, it sought to levy a market fee on the units that merely brought agriculture produce into market area for manufacturing, even when there was no sale or purchase of the goods within that market area. यानी कि अगर ये इस अमेंडमेंट से 2012 के अमेंडमेंट से एक मार्केट फ़ी लगा दी उन यूनिट्स पे दैट वाज जो भी खरीद फरोख्त हुई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट एरिया में फॉर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वहाँ पे कोई सेल या परचेज हो या ना हो. नाउ द कोर्ट हेल्ड दैट दिस अमेंडमेंट वाज अगेंस्ट द स्कीम ऑफ द एक्ट विच वाज डिजाइंड टू रेगुलेट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग of agriculture produce, and court observed that manufacturing and production fall under entry 52 of list 1
that is union list of the constitution, and since this matter is governed by union list, state legislature lacked the competency to impose such a levy, such a market fee. Now this section 27 clause C part 3 was struck down as ultra vires, that is beyond constitutional authority. Now as far as this constitutionality of section 27 clause C part 4 as amended in 2012 was considered, it was upheld that it is constitutionally valid. The court ruled that a purchaser must prove that agriculture produce was brought from another state and that such a transaction qualifies as an interstate sale under the Sale of Goods Act 1930. किसी और स्टेट से, किसी और राज्य से यदि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये इंटरस्टेट सेल की डेफिनेशन में आएगा और इस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई होगा. नाउ प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द क्लियर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. ये तो बड़ा क्लियर हो गया है कि अगर कानून का कोई भी प्रावधान, कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्लियर है तो प्रीएम्बल का उसमें ज़्यादा सा रेलिवेंस नहीं रहेगा. बट इट कैन हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट, यानी कि उस कानून के प्रावधान को और कानून की उद्देशिका को मिलाकर, प्रीएम्बल को मिलाकर हम कानून के पीछे की मंशा, लेजिस्लेटिव इंटेंट समझ सकते हैं. और वैसे भी किसी भी इंटरप्रिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस और फीस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एज दीज फॉल अंडर यूनियन जुरिसडिक्शन एंट्री 52 लिस्ट 1. ये आपको समझना पड़ेगा. जो शेड्यूल 7 में कॉन्स्टिट्यूशन की जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसको बहुत अच्छे से, इसके जो एंट्री हैं उनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री में कौन सा आता है, कौन सी लिस्ट में कौन सी एंट्री के अंदर क्या रहता है और कौन उस पर कानून बना सकता है. जैसे कि एंट्री 52 लिस्ट 1 जो है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकते, टैक्सेस नहीं लगा सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविंस है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का. नाउ दिस रूलिंग रीइंफोर्सेस limits of state power when it comes to economic regulation that extend beyond their constitutional competence. Now the conclusion is that the preamble outlines the primary objective of an act and is therefore an integral part of the statute. यानी कि ये किसी भी कानून का एक हिस्सा है, ये बात तो क्लियर है. और इसमें उस कानून के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है, इसलिए इसको उद्देशिका कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है. और कोर्ट्स जो हैं इसको कंसिडर कर सकते हैं इंटरनल एड्स के लिए. और इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज की दैट अनलॉक्स द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स. इस लाइन को याद कर लेंगे प्रीएम्बल की जब भी बात करेंगे. दिस इज़ द की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर. And however, it has been firmly established that when the language of the statute is clear and unambiguous, the preamble plays no role in interpretation. Conversely, if a provision is open to multiple interpretations, अगर यानी कि एक से ज़्यादा व्याख्या उसकी निकल के आ रही हैं, the preamble can be used to ascertain its true meaning. And in modern legislative practice, preambles are becoming less common. अब कानून के अंदर प्रस्तावना का कम यूज़ हो रहा है. therefore there is a decline in their significance as tool for statutory interpretation. तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. और इसी तरह के लेक्चर्स को सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर अनुपम आचार्य को भी फॉलो कर सकते हैं. साथ साथ में आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं. और यदि आप किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पर लेक्चर चाह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. और इस सीरीज़ के बाद उस सब्जेक्ट को हम टेकअप करेंगे. कुछ रिक्वेस्ट आई हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, BNS के लिए, BNSS के लिए, तो वो भी हम टेकअप करेंगे एक बार जब इंटरप्रिटेशन की सीरीज़ का ख़त्म हो जाएगी. थैंक यू दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए. 10 की मार्क हम क्रॉस कर चुके हैं. हमारे चैनल को आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए. टुगेदर वी कैन ग्रो. थैंक यू वेरी मच.